नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सी सेशनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात है बिहार चुनाव के बारे में। अब बिहार चुनाव में मैं क्यों आया हूँ इस पे कि जबकि पहले चरण का वोटिंग हो चुका है और अब दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है आज। तो ये पूरा जो मामला अभी बैठ रहा है वो मामला है 10% का। अब 10% मतलब कि जब पहले चरण का चुनाव हो गया तो शाम में जब मतदान प्रतिशत की बात हुई तो ये सामने निकल के आया कि अब तक आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा वोटिंग बिहार में हुई है। और ये चेंज कितना हुआ? 10%। सो 10% एक छोटा चेंज नहीं होता है। ये हमेशा माना जाता है कि ज़्यादा पोलिंग मतलब कि लोगों को परिवर्तन चाहिए, लेकिन ये 10% एक्स्ट्रा पोलिंग ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतना ज़्यादा हुआ क्यों, और सारे चैनल फिर से अपना विश्लेषण वो स्टार्ट कर चुके हैं। एक बात को लोगों ने शायद नज़रअंदाज किया, या हो सकता है उन्होंने उसे उसके बारे में सोचा होगा और उसको कोई तवज्जो नहीं मिली। उनके हिसाब से वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं था। अगर आपको याद हो तो सी चैनल ने एक ओपिनियन सर्वे चलाया था रिगार्डिंग द हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन एज सीएम ऑफ द बिहार। तो इस पूरे में जो एक चीज़ कंसिस्टेंट था वो कंसिस्टेंसी थी प्रशांत किशोर की का जो चढ़ता ग्राफ था। तो मैं उसको इस हिसाब से देख रहा हूँ कि वो केवल प्रशांत किशोर का चढ़ता ग्राफ नहीं था, वो जनसुराज का भी चढ़ता ग्राफ था। अगर जनसुराज का वो चढ़ता ग्राफ था तो ये 10% में ज़रूर जनसुराज ने काफ़ी बड़ा उसमें से वोटें ली होंगी। कि अब आते हैं कि एक्स फैक्टर क्या था। मैं एक्स फैक्टर को तीन चीज़ों से तीन चीज़ को मैं एक्स फैक्टर मान रहा हूँ। कि पहला तो वो जो सरकारी नौकरी खोजते हुए यूथ थे जो बिहार में ही थे, वो बाहर नहीं थे। दूसरा प्रवासी बिहारी जिन्होंने अपनों से दूर रहने का दर्द सहा हुआ है और उनको कहीं ना कहीं वो कचोटता है। और तीसरा है महिलाएं। अब पहले एक्स फैक्टर की बात करें, जो यूथ जो बिहार में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वर्षों से सरकारी नौकरी की तलाश में, सारे एग्ज़ाम वो देते रहते हैं। तो इस क्रम में क्या हुआ? इस क्रम में ये हुआ कि पटना में पुलिस ने एग्ज़ाम देने वालों के भीड़ में काफ़ी लाठीचार्ज किया, और वो लाठीचार्ज काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया था। और वो छात्रों को कहीं ना कहीं उनके मन में ये बैठ गया, और उन्होंने उसी वक्त सोच लिया होगा कि पुलिस की लाठी यूथ पर, हिसाब होगा बूथ पर। मतलब समझ रहे हैं कि ठीक है भाई, आज मार लो तुम, लेकिन इलेक्शन के लिए तो बूथ पे ही आओगे। तो पुलिस की लाठी यूथ पर, हिसाब होगा बूथ पर। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि हो सकता है ये ज़्यादा असर ना किया हो कि हम नॉर्मली चीज़ों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूँ प्रवासी बिहारियों की। अब प्रवासी बिहारी जो रुक गए, और एक तरह से मैं अगर कहूँगा कि जो छठ का टाइमिंग था, छठ पूजा की, वो इलेक्शन से बहुत दूर नहीं था एक्चुअली पहले चरण के मतदान से। और उस चक्कर में काफ़ी प्रवासी बिहारी जो है वो अपने गांव घर में ही रह गए कि भाई चलो इलेक्शन में वोट दे के जाएंगे। अब ये प्रवासी भारतीय जितने भी नंबर, संख्या, प्रतिशत में रहे होंगे, इसका कोई डाटा मेरे पास तो नहीं है, तो वो सारा जनसुराज के खाते में गया है। अब ठीक है, उन्होंने तो खाते में डाल दिया,
चलिए, यहाँ पे बात ख़त्म हुई कि उनका अपना मोटिव पूरा हो गया। अब महिलाओं पे आते हैं। महिलाएं बिहार में काफ़ी अरसे से वो नीतीश कुमार की एक मुश्त वोट मानी जाती हैं कि महिलाएं आंख बंद करके नीतीश कुमार को वोट करती हैं या उनके कैंडिडेट को वोट करती हैं या उनके गठबंधन को वोट करती हैं। इस बार वो पूरा का पूरा शायद नहीं हो पाया, जिसको मैं इस तरह से सोचता हूँ कि वो प्रवासी बिहारी जो रह गया वोट करने के लिए, वो शायद नॉर्मल नहीं रुका था। उसके मन में कुछ ना कुछ आशा थी और वो आशा लेके रुका था कि शायद वो भी परिवर्तन में एक पार्ट है। और अब सोचिए, वो भी किसी न किसी घर का एक पार्ट है। वो अकेला ऑब्सोल्यूट तो नहीं है। सोसाइटी है, फैमिलीज़ है। तो आप सोसाइटी को छोड़ दो, गांव को छोड़ दो, जिला को छोड़ दो, घर पे आओ। अब उस बच्चे ने, उस युवक ने ये तो किया होगा कि अपने घर में माँ, बहन, भाभी को नीतीश कुमार से दूर करके जनसुराज की तरफ वोट करवा दिया होगा। क्योंकि वो बच्चा जो इतने टाइम रुका है जस्ट वोटिंग करने के लिए, तो वो ऐसे नहीं रुका है। उसके मन में काफ़ी गुरेज है और मन में काफ़ी आशाएं हैं। अब ये सब जगह सुना जा रहा था। मैं भी एक अपने दोस्त के प्रचार के लिए बिहार गया हुआ था और जो जनरल बातें हो रही थी वो ये किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर तो पहली बार इलेक्शन में आए हैं, ठीक है, लेकिन पहली बार में क्या होता है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर इस थ्योरी पे चलते हैं तो चलिए हम हिस्ट्री में जाते हैं। चलिए याद कीजिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पहले इलेक्शन में कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बनाई, सरकार गिर गया, फिर से इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन स्वीप कर गया और उन्होंने बना लिया। दूसरा, असम गण परिषद, असम में वो भी पहले इलेक्शन में ही उसने सरकार बना ली और बहुत अच्छी मेजोरिटी में सरकार बनाई। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो इसमें ये आप तर्क दे सकते हो कि ये दोनों आंदोलन से निकली पार्टियां थी, तो उनका बेस पहले बना हुआ था, उनका कैडर पहले बना हुआ था, उनका सिस्टम पहले से सेट था। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं। तो हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पे जब एनटी रामाराव पहली बार इलेक्शन लड़े तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी लाई थी अपने पहले इलेक्शन में। सो 2/3 मेजोरिटी लाना केवल इलेक्शन जीतना नहीं है, ये बोलते हैं कि मतलब उन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया जो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो इस बात से अगर हम लोग डिस्काउंट कर रहे थे प्रशांत किशोर की, तो शायद ये हमारी गलती थी। एनीवेज, आज दूसरे फेज़ का इलेक्शन चल रहा है, मतदान चल रहा है और जैसा पहले फेज़ में हुआ था, दूसरे फेज़ में भी मतदान परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। 1 बजे तक लगभग 47% वोटिंग हो चुकी थी, जो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो एनीवे, आज शाम में आप लोग सारे लोग एग्जिट पोल के नतीजे दिखेंगे, जो शायद मेरे हिसाब से नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी चुनावों से उसका कोई सच्चाई से नाता, मतलब एंड रिजल्ट से कोई नाता नहीं रह जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई पहले क्या होता था कि लोग चुनाव दे के निकलते थे, बाहर में जो भी एग्जिट पोल वाले होते थे वो उनसे पूछते थे और वो सही बता देते थे, मैंने फलाना पार्टी को वोट दिया। बट आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में काफ़ी संभल के लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि किसको आपने वोट किया। वो गुप्त मतदान जो मतदान के बाद भी गुप्त ही रहता है। और अगर
खैर अपने एग्ज़िट पोल के हिसाब से आपने पूछा है तो कुछ ना कुछ तो वो जवाब देंगे। तो भले उसने मान लो भाजपा को वोटिंग किया है, लेकिन वो जानता है कि उसके मोहल्ले में, उसके गाँव में जदयू का बोलबाला है। तो उससे जब पूछा जाएगा तो वो भाजपा नहीं बोलेगा, वो जदयू बोलेगा। तो इससे आप देख रहे हो, अगर आप एक ओपिनियन पोल को वोट के सीट के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे एक सीट जो बीजेपी को जा रही थी, अब वो एग्जिट पोल में वो जा रही है जदयू को। तो इसीलिए ये ओपिनियन पोल का, जो एग्जिट पोल का जो ज़माना है, आज के डेट में कुछ खास नहीं है। बट हाँ, चैनलों को इससे टीआरपी मिलती है, वो चलाएंगे और लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, एटलीस्ट कुछ तो इंडिकेशन मिलता है। तो आज से 14 तारीख तक आप एग्ज़िट पोल देखें और 14 तारीख को देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट होता है। आप सभी को धन्यवाद।